खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सलमान गनी और सईद काजी। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि इलेक्शन में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए और सिर्फ 2 दिन रह गए इंतखाबी मुहिम में। अक्सर पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वतन वापस भी पहुंचना शुरू हो गए हैं कि वो इंतखाबात में वोट डालने में हिस्सेदार बन सकें। आज हम जायजा लेंगे पिछले 2 हफ्तों के दौरान चलने वाले इंतखाबी मुहिम का। इंतखाबी जलसों के दौरान 3 हफ्तों में 51 धमाकों में 100 अफराद हलाक और 350 जख्मी हुए। वो सियासी जमातें जो दहशतगर्दों का निशाना बनी, उनकी कैंपेन्स किस हद तक मुतासर हुई और आने वाले जो 2 दिन रह गए हैं, इन 2 दिनों में सियासी पार्टियों का शेड्यूल क्या है और किस किस शहर में जलसों की रौनक लगने वाली है। मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे करप्शन की, जिसे किसी भी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट समझा जाता है। क्या आने वाली हुकूमत करप्शन का खात्मा कर सकेगी? इमरान खान कहते हैं कि मुल्क लूटने वाले 500 मगरमच्छों की लिस्ट बना ली है। कौन कौन शामिल हो सकता है लिस्ट में, इस पर बात करेंगे। और जिन्हें उन्होंने कहा है कि इनको मुल्क से हम फरार भी नहीं होने देंगे। क्या करप्शन का कैंसर मुल्क से खत्म हो पाएगा? इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे खसरे की, जिससे बच्चों की अमवात का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। खसरे से पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 2 बच्चों की अमवात हुई। खसरे से बच्चों की अमवात ये कब तक जारी रहेंगी और इस मामले में हुकूमत बेबस क्यों हमें दिखाई दे रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले रोजाना की तरह खबरें लेंगे। सबसे पहले सलमान गनी और सईद काजी। जी गनी साहब। शाज़िया, डॉक्टर तारुल कादरी ने अपनी लाहौर आमद पे ऐलान किया है कि वो इलेक्शन के रोज़ मुल्क भर में धरने देंगे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को करप्ट करार देते हुए उनका कहना है कि कराची से लेकर खैबर तक तमाम चोरों और लुटेरों को अहल करार दिया गया है। इस पर बात करेंगे कि क्या वाकईतन सारे चोर और लुटेर जो है अहल करार पाए। दूसरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या बलोचिस्तान के अंदर वाक़ईतन जो इंतखाबी अमल है पुरअमन हो सकेगा। तीसरा, सरबजीत के हवाले से भारतीय इंटेलिजेंस के एक ज़िम्मेदार ने इंकशाफ किया है कि वो रा का एजेंट था और वापसी पे वो पकड़ा गया, जबकि इससे पहले बहुत सारे लोग ये मिशन मुकम्मल करके वापस हिंदुस्तान पहुंचे थे। इसमें हम बात करेंगे कि क्या इस तरह के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है वो जारी रह सकेगा। ठीक है जी काजी साहब। शाज़िया, FBR ने जो इब्तदाई तौर पे टैक्स प्रपोजल्स दिए हैं उसमें हम सुनते आए थे कि जी बहुत इस दफ़ा टैक्स नेट को वो सारी पार्टीज़ भी कह रही हैं हम उसको वसी करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। इसमें ये कहा गया कि सैलरीड क्लास जो है, तनख्वाहदार तबका जो है हाई सीलिंग वाला, उस पर वो दबाव डालेंगे। और इसमें फिर हम ये भी गौर करेंगे कि ये हमेशा सैलरीड क्लास और गरीब आदमी पे टैक्स लगा देते हैं और अमीर आदमी को जो है टैक्स की एमनेस्टी की छूट होती है, उस पर सारे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI तो खैर नहीं है कौमी असम्बली में, सारे साइन कर देते हैं कि टैक्स देने वाला जो है वो बेचारा मुंह तकता रह जाता है। तो ये क्या कहानी। और फिर बात करेंगे एक नाम जो शायद लोगों को भी भूला नहीं होगा, तौकीर सादिक साहब को दुबई से जो लेने के लिए नैब के ऑफिशियल गए थे, उनकी अपनी डिपोर्टेशन का खतरा पैदा हो गया कि उनकी कहीं दुबई बदली ना हो जाए। तो इस सिलसिले में नैब ने खत लिखा है एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कि ये क्या मामला है। तो क्या अभी भी वो इतने ताकतवर हैं कि अभी भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चले जाने के बाद भी 84 अरब रुपया ये था जो नैब ने कहा, और पिछले जनरल अजीज जो कह के गए, जो परवेज मुशर्रफ के दौर में खाया गया, तो किसी पे कौन हाथ डालेगा। और फिर आपकी खबर उस पर देख लेंगे कौन से मगरमच्छों को इमरान खान पकड़ते हैं। ये मगरमच्छ तो नैब को भगा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंतखाबी मुहिम की, जिसमें सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। इन 2 दिनों में जलसों की रौनकें कहाँ कहाँ लगेंगी और ख़ास तौर पर वो सूबे जहाँ पर इंतखाबी कैंपेन बहुत हद तक मुतासर हुई, वो सियासी पार्टियाँ इन 2 दिनों के दौरान किस तरह की हिकमत अमली अपनाएंगी। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे लाहौर से अरसलान भट्टी और ज़ीशान बख्श होंगे, कराची से लियाकत राना हमें ज्वाइन करेंगे, पेशावर से हमारे साथ समीन जान है और कोयटा से फरीदुल्ला। सबसे पहले अरसलान भट्टी से बात करते हैं। अरसलान, 2 दिन रह गए हैं कैंपेन में। पंजाब ही वाहिद वो सूबा है जहाँ पर सियासी जमातें जो है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और जो तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी जो कैंपेन है बड़ी जोरों शोर से चला रही हैं। आज मुस्लिम लीग नून कहां कहां जो है वो जलसों का मैदान लगाएगी? मुस्लिम लीग नून चूंकि जो है तमाम के तमाम जो उनकी मरकजी क़यादत है उनका लाहौर में जो है, उन्होंने सारे मुल्क में जो है वो अपने तमाम जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स जो है बड़े बड़े वो किए हैं। और आज से जो है मैदान जो है वो लाहौर में सजेगा, चूंकि मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया है। और खुसूसन उन हलकों में जहाँ जहाँ उनको महसूस हुआ है कि जहाँ पे कोई PMLN के जो नुमाइंदा उन्होंने जो नॉमिनेट किया है कैंडिडेट वो कमजोर है, खुसूसन NA 122 में जहाँ पे इमरान खान खड़े हैं, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ 4 जलसे करेंगे एक ही दिन में। उसमें समनाबाद का इलाका है, गड़ी शाह का है, बाजा लाइन का इलाका है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ जो है अगले हल्का जो है उनका वो पड़ाव जो होगा वो NA 127 और NA 126 है।
NA-126 में ख्वाजा अहमद हसान है, चूंकि नए कैंडिडेट हैं, और मियां नवाज शरीफ जो है उनकी कोशिश पूरी ये है जी कि लाहौर में हर सूरत, और मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश भी यही है कि मुस्लिम लीग नवाज के तमाम। अच्छा अरसलान, ये बताएं क्या मुस्लिम लीग नून समझती है कि तहरीक इंसाफ के कामयाब जलसों के बाद लाहौर, जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान के जलसे हैं, खुसूसन जो समनाबाद दूंगी ग्राउंड में जो जलसा हुआ है, उसके बाद खासे जो लोगों के कान हैं वो खड़े हुए हैं, और उनकी जो कह सकते हैं कि उनकी कुछ नींदें भी कई लोगों की जो हैं। अच्छा ये बताइएगा अरसलान कि ये जो कि लोग टर्न आउट कैसा लग रहा है आपको? सिक्योरिटी के खदशात हैं, बहुत से धमाके भी हो रहे हैं, अभी खुदा का शुक्र है यहाँ तो नहीं हुए, तो क्या लोग आएंगे आपके ख्याल में ज्यादा वोट डालने, या टर्न आउट पहले से भी गिर जाएगी? नहीं काई साहब, बिल्कुल लोग निकलेंगे इस मरतबा, खुसूसन जो नया वोटर है, जाहिर है उसको एक तो शौक भी होता है, दूसरा उनका ये भी कहना है जी कि जो नया वोटर बनाया गया है, जिनकी तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, करोड़ों में है, वो जरूर निकलेंगे और वो अपनी। तो अरसलान ये बताइए, अगर नया वोटर निकलता है तो ये तो मुस्लिम लीग नून को डैमेज करेगा? जी काजी साहब, इसमें कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि ये फ्लोटिंग वोट है, इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि जो जलसा हुआ है अगर 1 लाख का, तो उसके अंदर जो है वो सारे का सारा वोटर है, उसमें आधा जो 50% है कम से कम, वो वोटर नहीं होता है, वो लोग वो हैं जो बच्चे हैं जो 18 साल से भी जिनकी। अरसलान भट्टी, ये बताएं हमारे नाजरीन को कि लाहौर के कौन से हलकों में कांटेदार मुकाबला आप देख रहे हैं? जी लाहौर में जो सबसे ज्यादा मुकाबला जो एक NA-130 है, जहाँ पे सुहेल शौकत भट्ट जो बिल्कुल नए हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, उसके मुकाबले में समीना खालिद गुरकी है पीपल्स पार्टी की, उनका खासा जोर लग रहा है। इसी तरह NA-122 हल्का जो है वो हमारा ही नहीं, मीडिया का ही नहीं बल्कि तो फॉरेन मीडिया है उसका भी वो मरकज़े निगाह है। उसकी वजह यह है कि वहां से इमरान खान खुद खड़े हैं और उनके मुकाबले में सरदार याद सादिक हैं। माजी में ये दोनों बहुत अच्छे गहरे दोस्त भी रहे हैं और गालिबन अब भी हैं, लेकिन उनका मुकाबला वहां पे होगा। इसी तरह NA-126 है जिसमें ख्वाजा अहमद हसान है, लियाकत बलोच है वहां से, और शफकत महमूद है, वहां पे भी मुकाबला होगा, चूंकि ये दोनों नए कैंडिडेट वहां पे मुस्लिम लीग नवाज ने NA-126 में दिए हैं। इसी तरह जो लाहौर के बाकी हल्के अगर आप बात करें, शुरू में NA-118 जो था वो बहुत वीक था, छात्रा का इलाका, लेकिन वो जब मियां शहबाज शरीफ निकले हैं और उन्होंने अपनी उंगली का जो जादू है वो चलाया है, तो उसके फौरन बाद ये हल्के जो है आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होने लगे हैं। मियां शहबाज शरीफ अब तक NA-122 जहाँ से इमरान खान खड़े हैं वहां पे 4 दौरे जो है अब तक वो कर चुके हैं। वो पहले जनूबी पंजाब से कल वापस आए हैं, रात को उनका गला भी बैठा हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने। ये बताएं कि ये जो हल्का है 122 है NA जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसमें एज किसको हासिल होगा, जीत का इम्कान किसका है? उस्मान साहब, इसमें जीत का इम्कान जो है वो तो 11 मई को ये हर सूरत में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान का जो वोटर है वो पूरी तरह वहां पे जो है उन्होंने, अगर जितने दफातर जो हैं, अगर दफातर का हिसाब दिया जाए तो जितने दफातर मुस्लिम लीग नवाज ने खोले हैं उसके तकरीबन इक्विवेलेंट 1 या 2 दफ्तर जो है वो कम है NA-122 में PTI का। सही असल सिचुएशन बिल्कुल अरसलान भट्टी 11 मई को ही सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में के मुख्तलिफ सियासी जमातें किस किस शहरों में आज जलसों का मैदान लगाएंगी और इन 2 दिनों में इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज़ीशान बख्श मौजूद है, उनसे बात करें। ज़ीशान, तहरीक इंसाफ का बल्ला आज कहाँ छक्के मारेगा, और खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से आप लाहौर से बाहर तहरीक इंसाफ के जलसों की कवरेज कर रहे हैं, उसकी कैफियत बताइएगा। ज़ीशान, आपको आवाज आ रही है? ज़ीशान से हमारा जो है वो राब्ता कट गया। अच्छा सईद गनी साहब, हम इससे पहले हमने ये भी बात करनी है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान जब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ है, धमाकों का सिलसिला उस टाइम से शुरू हो गया, और उसके अलावा पंजाब के अलावा आप सिंध देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, बलोचिस्तान में देख लें, कोई भी सियासी पार्टी उस तरह से इंतखाबी जलसे नहीं कर सकी जिस तरह से पंजाब में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके रिजल्ट्स में और पंजाब के रिजल्ट्स में आप खासा फर्क देख सकते हैं। शाजिया, बात यह कि ये दहशतगर्दी का रुझान कोई इंतखाबी अमल के दौरान नहीं, इससे पहले भी 5 साल के अंदर यही रुझान जारी रहा है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो 3 बड़ी पार्टीज, लेकिन अब तो वो मामला जो है पीपल्स पार्टी ANP या MKM तक महदूद नहीं रहा कि गुज़िश्ता रोज़ JUI के जलसे में बम धमाका हुआ है, जमात इस्लामी के दफातर टारगेट हुए हैं, बलोचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून। देखें, इसका मतलब दुश्मन एक है,
और वो पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल है उस पर असरअंदाज होना चाहता है, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की तरफ से बार बार सूबाई हुकूमतों को इस तरह की हदायत जारी की जाती रही कि जी अमन अमान को यकीनी बनाएं, दहशत गर्दी का सद्देबाब करें। बात यह कि ये दहशत गर्द क्या हमारे रियासती इदारों से ज़्यादा पावरफुल है, और अभी तक हमारे रियासती इदारे जो हैं और हमारी निगरान हुकूमत है उसने कौन से ऐसे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से इनकी जो एक्टिविटीज़ है उनका सद्देबाब किया जा सके। मैं समझता हूँ कि सबसे पॉजिटिव बात यह है कि एक तरफ दहशत गर्दी और तखरीबकारी का रुझान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों ने इंतखाबी अमल में शिरकत का ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि वो एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इसी इंतखाबी अमल के नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आएगी, मैं किसी एक इशू पे इन पॉलिटिकल कुव्वतों को इतफाक करना चाहिए, और ख़ास तौर पे दहशत गर्दी ने पाकिस्तान का सारा सनती और तजारती अमल को गारत करके रखा है कि इस हवाले से एक कौमी लाएमल तैयार होना चाहिए और उस पर इकदाम होने चाहिए। कौमी लाएमल तो ये तैयार हो रहा है कि कल रहमान मलिक साहब ने बताया है कि उनके मुखालिफिन कितने बदउनवान हैं। अभी वो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वो बताएंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन बात यह है कि कोई मुश्तरका लाएमल। मैं ये वजाहत साथ ही कर दूं, चूंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया है कि अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, और जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया हो मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनके इल्जामात का जवाब। लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आज लेकर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात कोई आज के नहीं है, इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अब ये ऐलान किया कि हम इनके इल्जामात का जवाब जब से मनी लॉन्ड्रिंग इजाद हुई है उस वक्त से ये इल्जामात लग रहे हैं, ठीक, और जब से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उस वक्त से ये इल्जामात लग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ बात तो ये ठीक कह रहे हैं कि कुछ जायंट इनकी स्ट्रेटजी हो। जायंट स्ट्रेटजी कैसे हो कि आपस में इनके बारे में जो इनके आला ख्यालात हैं वो कल हमें वो रहमान मलिक साहब बता गए। अब मुस्लिम लीग नून की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी होती तो कोई आके रहमान मलिक के साहब के बारे में उनकी कितनी अरफा सोच है वो भी हमें बता जाएंगे। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल एलीट एक दूसरे को इंतहाई सिद्क के दिल से आके मीडिया पर बदउनवान करार देते हैं और उस पर वो हल्फ भी शायद उठा लें, तो अब ये क्या एक लाएमल तैयार करेंगे। इस बार दहशतगर्दी ने इलेक्शन 2013 को किस हद तक मुतासिर किया? बहुत ज्यादा। दहशतगर्दी ने सिर्फ इलेक्शन को मुतासर नहीं किया, हर चीज को मुतासर किया। और ये दहशतगर्दी आज ये बात भी कर ही लेते हैं शाजिया कि ये क्यों है। बेसिकली दहशतगर्दी इसलिए की जाती है कि कोई भी अवामी एक्सप्रेशन ना हो, अवाम जो है कहीं इकट्ठे ना हो सकें, अवाम जो है कहीं जाके वोट न डाल दे नवाज शरीफ को या इमरान खान को या किसी और को। कोई अवामी जो एक्सप्रेशन है वो इतना पावरफुल होकर ना आ जाए जो सिवाय 70 के यहाँ पहले कभी नहीं आया। तो ये बेसिकली एक ये अब तरीके हुकूमत ये भी बन गया है, एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया है। और मैं जिस तरह अर्ज करता हूँ कि ये थ्राइव करता है काले धन की मैशत पर। और अब ये जो आएंगे जीत के, अगर आके इस काले धन की मैशत को नहीं लेते, रेन इन नहीं करते, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। बात करें दहशतगर्दी की, इस बार इलेक्शन कितने पुरअमन हो सकते हैं? 11 मई को कोयटा में बात करते हैं फरीदुल्लाह से। फरीदुल्लाह, आर्मी चीफ ने कल बलोचिस्तान का दौरा भी किया, यकीन दहानियां कराई कि इंतखाबात पुरअमन होंगे। किस हद तक सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे 11 मई वाले दिन बलोचिस्तान में? जी, ऐसे है कि कल आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान कोयटा का दौरा किया है, वहाँ ब्रीफिंग दी गई जहाँ उन्हें बताया गया 62,000 जो है सिक्योरिटी एहलकार जो पूरे बलोचिस्तान में तैनात किए जाएंगे। उनमें जो है तकरीबन 7,000 जो फौजी जवान हैं वो तैनात किए जाएंगे। इसके साथ FC है, BC है और पुलिस के अलावा RRG है, ATF तमाम के जो हैं वो यहाँ तैनात किए जाएंगे। अब तक मैं आपको बता दें 16 अप्रैल से लेकर आज तक जो कोयटा में है गुज़श्ता रात तक 40 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, फायरिंग के वाकयात हो चुके हैं, जिसमें 72 से लेके 80 अफराद जो है वो जख्मी हुए और 15 करीब जो जख्मी हुए हैं। आए रोज जो मुख्तलिफ पार्टी है उनके दफातर पे दस्ती हम बमों से हमले किए जाएंगे, उनके जो कानवाए जाते हैं इंतखाबी मुहिम के लिए उन पे हमले किए जाते हैं। डॉक्टर मालिक बलोच नेशनल पार्टी की उनकी घर पे और कानवाए पे 2 मरतबा। फरीदुल्लाह, आप ये बताइए, आपने ये डॉक्टर मालिक का हवाला दिया है कि इस तरह के जो वाकयात है वो वहाँ के टर्नआउट पे किस हद तक असरअंदाज होंगे? जी बिल्कुल, तुर्बत का इलाका है, ये तो बड़ा सेंसिटिव इलाका है। तुर्बत है, कलात है, मसूंग है, खुजदार है, बहुत सारे इलाके हैं खारान के। तो यहाँ टर्नआउट तो लामाला मुतासिर हो, क्योंकि एक जानिब एक कूते हैं वो कह रही हैं कि हम इलेक्शन होने ही नहीं देंगे, बिल्कुल हमें सरोकारी नहीं। दूसरी जानिब जो पार्लिमानी सियासत करने वाली कौमपरस्त जमात है वो भरपूर अंदाज से अपनी जदोजहद जारी रखें। उनका हर हाल में उन्होंने असम्बलियों में आना है और बलूचिस्तान की आवाज उठानी। फरीदुल्लाह, ये आप सियासी कुव्वतों की बात कर रहे हैं, आप ये बताएं कि बलूचिस्तान के अवाम वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पे जाएंगे? जी, हमारी जहाँ तक लोगों से बात होती है जो तकरीबन जवान तबका है उनका यही कहना है जी हम बिल्कुल भरपूर अंदाज में जो है तमाम इलेक्शन का अमल है हम उसमें शामिल होंगे। और जो हमारे कोयटा शहर में हम देखते हैं जितने हजारों की तादाद में कैंपेन ऑफिस बने हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों को, वहाँ सुबह से लेकर शाम तक
वहाँ नौजवानों का हजूम रहता है, वो अपनी जो सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, बावजूद इसके कि आए रोज यहाँ उनके दफातर पे जो है 10 बम से हमले भी हुए, लेकिन वो भरपूर अज़म किए हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में बात करते हैं समीन जान से। समीन जान, हम बात करें इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों पर होने वाले धमाकों की, जिस कदर धमाके हुए हैं पिछले 2 हफ्तों के दौरान, किस हद तक टर्न आउट मुतासिर हो सकता है और क्या लोग कन्विंस हैं कि इसके बावजूद वो पोलिंग वाले दिन निकलेंगे वोट डालने के लिए? शाजिया, इस तरह की बात है कि पेशावर जो है ना मुसलसल 1 महीने से लेकर अब तक, ये रात को भी 2 धमाके पेशावर में हुए हैं, मगर उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाकों की गूंज जो है ना पेशावर में अब भी है, मगर यहाँ पे जैसे कि आप कह रही हैं कि यहाँ पे लोग निकलेंगे कि नहीं, मगर जितने भी यहाँ पे न्यूट्रल लोग हैं उनका कहना है कि बहुत कम लोग जो है ना वो वोट पोल करने के लिए निकलेंगे। सियासी जमातों की जो, अच्छा ये बताइए, अगर ऐसा होता है अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि टर्न आउट कम आने का खतरा है, तो फिर कौन बेनिफिशियरी होगा? क्योंकि पीटीआई के बारे में कहा जा रहा है कि वो डेंट डाल सकेगी या डालेगी केपीके में। अगर लोग वोट डालने ना आए तो पीटीआई को डैमेज होगी, क्या कहेंगे आप? इस तरह की बात है कि पीटीआई, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के लिए न्यूट्रल लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा दिल में उनके लिए जगह है बेशक, मगर उनके जितने नौजवान हैं, नौजवानों का भी यही कहना है कि वो वोट इस दफा जो है ना NA1 से इमरान खान को जितवाना जरूरी है। यहाँ पे एमपी जो है ना गुलाम नबी बलोच जो है ना वो आजादाना तौर पर ना तो मुहिम कर सकते हैं, ना ही बड़ा जलसा अभी तक किया है उन्होंने। अच्छा ये बताइए कि ये NA1 की बात की आपने, ये खबरें आ रही हैं और कि यहाँ पे जो बलोर साहब की सीट खतरे में है। बलोर साहब की, क्योंकि वो डोर टू डोर तो वो बेशक किसी तरह मुहिम कर रहे हैं, उनके वर्कर जो वो कर रहे हैं, खुद वो जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, मगर कुलमकुला तौर पे वो अभी तक उन्होंने कोई आजादाना तौर पे जो है ना वो मुहिम नहीं की। तो डेफिनेटली उनके वोट बैंक को मुतासर कर सकते हैं। वोटर जो है ना बहुत मुश्किल से यहाँ पे निकलेंगे। समीन ये बताएं कि पख्तूनख्वा के अंदर मजहबी जमातों का अपना एक असर और रसूख है और मजहबी जमातों के जलसों को भी टारगेट करना शुरू किया है कि उनका वोट बैंक किससे मुतासर होगा? इस तरह की बात है कि इसमें अभी कल ही वाक़या हुआ है, JUI के जलसे को टारगेट किया गया, वो भी खुर्रम एजेंसी में हुआ है। यहाँ पे जो पेशावर या दूसरे जिलों में मर्दान, चरसदा, यहाँ पे अभी तक किसी JUI के जलसे को अभी तक टारगेट नहीं किया, न जमात इस्लामी के किसी जलसे को टारगेट किया गया है। यही वजह है कि लेकिन कल खुर्रम एजेंसी में किया गया JUI के जलसे को टारगेट। JUI का जलसा तो टारगेट हुआ वहां पे जी, कल तो और JUI नजरियाती जो है वो सिंध में उधर बलूचिस्तान में टारगेट हुई। मेरा ख्याल दहशत गर्दों का कोई सब पार्टीज उनका टारगेट है। दरअसल उनका टारगेट जो इंतखाबी अमल है, वो किसी तरह ये नहीं चाहते। मर्दान में PTI पे की जो तमाम पार्टीज को टारगेट किया जा रहा है मरलावार। इसका मतलब उनका असल टारगेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल है। बिल्कुल, लेकिन इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से कोई ये भी एक हकीकत है कि इंतखाबात 11 मई को होने जा रहे हैं। कराची से हमारे साथ लियाकत रान है। लियाकत, 2 बड़ी जमातें हैं वहां की, पीपल्स पार्टी और MQM, उस तरह से आजादाना तौर पर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकी जिस तरह बाकी कुछ जमातों ने चलाई। तो आखिरी 2 दिनों में जो 2 दिन रह गए इंतखाबी मुहिम के, इन पार्टियों का क्या लाहे अमल है और इंतखाबी अमल किस हद तक मुतासिर होगा इनके इंतखाबी कैंपेन में उस तरह से हिस्सा ना लेने से? देखें शाजिया, अगर कराची की मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो ऐसे लगता है कि इलेक्शन 11 मई को नहीं बल्कि 2 से 3 माह के बाद होंगे। हाँ, अब 2 दिन रह गए हैं, तो अब कल से लग रहा है कि कुछ इन जमातों की तो जो अब इंतखाबी मुहिम चलाना शुरू की। कल MQM की तरफ से एक बड़ी रैली शहर में नजर आई और कामयाब रैली थी। बड़े पुरअमन अंदाज में नौजवानों की बड़ी तादाद, खवातीन की बड़ी तादाद इस रैली में मौजूद थी। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी शाहराह फैसल और महमूदाबाद के इलाके में NA 251 का जो कैंडिडेट है निहाल हाशमी, उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली। इसके साथ साथ जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी अब इंतखाबी मुहिम लगता है कि शहर में चलनी शुरू होगी। जबकि दूसरी जन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बड़ी इंतखाबी जलसा या कोई इस तरह की रैली देखने में नहीं आई। हाँ, लियाकत राना ये बताएं कि ये जो सूरत हाल आप कराची की बता रहे हैं, इसका टर्नआउट पे किस हद तक ये असरअंदाज होगी ये सूरत हाल?
देखें सलमान गनी साहब, कराची के शहरियों में खौफ है क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज से जो मुसलसल हर दूसरे रोज बम धमाके या इस तरह की दहशतगर्दी हो रही, उसकी वजह से खौफ है। तो जिसका खदशा ये है कि टर्नओवर थोड़ा सा कम होगा। लोग निकलेंगे जरूर, लेकिन टर्नओवर कम होने का खतरा है क्योंकि पुलिस भी शहर में मौजूद है। 25,000 30,000 से ज्यादा पुलिस है, 19,000 के करीब रेंजर्स मौजूद है। लेकिन सूरत हाल यूं की तू है, रोज दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, लेकिन दहशतगर्दी फिर भी हो रही है। ये बताइए कि एक जो उनसर शामिल हुआ है इस दहशत और वायलेंस का, जिसे हम तालिबान के नाम से जानते हैं, यूं लगता है कि जैसे इन्होंने आके बड़ा इस वायलेंस के और नक्शे को बदला है थोड़ा सा ये या ज्यादा। आप क्या समझते हैं इस ज़मन में? देखें काजी साहब, जहां तक तालिबान का ताल्लुक है तो गुज़िश्ता एक साल की अगर सूरत हाल देखी जाए तो पुलिस ने हजारों की तादाद में तालिबान दहशतगर्द, जिनको मुबैना दहशतगर्द है, वो गिरफ्तार किए, अदालतों में पेश किए। आज तक किसी को सजा नहीं हुई, आज तक किसी के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए गए, और ना ही कोई जो वायलेंस कराची में जारी है उसमें कोई कमी आ रही है। तो इससे जो पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है वो भी मशकूक है, और इंतखाबात पर यकीनी तौर पर ये चीजें असरअंदाज हो रही है। और इस हवाले से लोगों में भी यकीनन एक खौफ हरास है। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत राना। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ इन 2 दिनों में कहां मैदान लगाएगी, और खास तौर पर तहरीक इंसाफ करप्शन का कैंसर खत्म कैसे करेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ के रास्ते में कप्तान खड़ा है और तहरीक इंसाफ के बल्ले से शेर को खूब मार पिटेगी। तहरीक इंसाफ आज कहां मैदान लगाएगी, इस बारे में बात करते हैं ज़िशान बख्श से। ज़िशान, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों में जलसे हुए, आप उनके साथ रहे, क्या कैफियत रही और आज तहरीक इंसाफ का बल्ला कहां छक्के लगाएगा? सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज सुबह कराची पहुंच रहे हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटों में 10:30 बजे के करीब वो कराची एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर लैंड करेंगे। उसके बाद मज़ार कायद जाएंगे, जहां पर जितने भी कराची के कौमी और सूबाई असम्बलियों के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके हमरा वो फातिहा खानी करेंगे, और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू और कारकुनान से मुख्तसर खिताब करेंगे। उसके बाद इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे, और आज का जो सारा दिन है वो लाहौर को फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मरहले में है। तो आज शाम 4 बजे वो इंतखाबी मुहिम का लाहौर से आगाज करेंगे, और लाहौर का आज जो पूरा दिन गुजारेंगे 4 बजे तकरीबन वो NA। ज़िशान, हम लाहौर डिस्कस कर चुके हैं। आप ये बताएं कि आप लाहौर से बाहर इमरान खान के जलसों की आपने कवरेज की है, कि क्या लाहौर से बाहर भी तहरीक इंसाफ की कुव्वत उसी तरह है जिस तरह लाहौर में है? सलमान साहब, अगर हकीकत बताएं तो लाहौर से बाहर कुव्वत ज्यादा मालूम होती है। अगर आप कल मुल्तान का जलसा देख लें, उससे पहले सियालकोट का जलसा देख लें, दिन में कसूर का जलसा देख लें, गुजरांवाला के जलसे देख लें, ये वो तमाम जलसे हैं जो लाहौर से बाहर हैं। पंजाब के अंदर लाहौर के तो अभी इमरान खान सिर्फ चंद एक जलसे कर पाए, ज्यादा जलसे लाहौर से बाहर किए हैं। आज लाहौर में 8 जलसे वो कर रहे हैं, तो पंजाब तकरीबन वो मुकम्मल कर चुके हैं। आज लाहौर में करेंगे जलसे, और कल का दिन GT। अच्छा ज़िशान, कल गुजरांवाला के जलसे में कुछ बदमज़गी हुई थी, ऐसा कहा जा रहा था कि इंतजामिया कुछ बायस्ड हो रही है, लोगों को इमरान खान के जलसे में जाने से रोका जा रहा था कल। चलिए, सिर्फ कल नहीं हो रही, गुज़िश्ता कई रोज से हम देख रहे हैं और मीडिया पर वक्तन फवक्तन इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। एक रोज कबल भी देखा गया था कि सोबा टेक सिंह में जब इमरान खान का जलसा था, जो कारकुनान वहां जा रहे थे उन पर भी पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर लाठीचार्ज किया। कल गुजरांवाला में भी बैक स्टेज पर जो PTI के टिकट होल्डर थे उनको स्टेज पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जो मीडिया ग्राउंड में जाना चाह रहा था जिनाब स्टेडियम में कवरेज के लिए, उनको इजाजत नहीं दी जा रही थी। कल पहला मौका था जब जो DSNG वैन थी वो तमाम के तमाम मीडिया की स्टेडियम से खासी दूर लगाई गई थी, और कोशिश मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें पैदा करके कि किसी तरीके से इसको रोका जा सके। ज़िशान, ये बताएं कि ये जो इमरान खान के जलसों में ज्यादातर कौन सा तबका जो है वो इन जलसों में शिरकत कर रहा है? सलमान साहब, जो लाहौर से बाहर के जलसे हैं इनमें ज्यादातर तो नौजवान दिखाई देते हैं। बाज़ जगहों पर हैं खवातीन आती हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में होती हैं। लेकिन लाहौर के अंदर के जो जलसे हैं इनमें मिक्स यूथ होता है, और बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं जिनका अभी वोट नहीं है, वो लोग भी इन जलसों में मौजूद होते हैं। लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो खासे पुरजोश होते हैं, और जिससे भी बात की जाए वो कहते हैं कि एक दफा हमने तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को वोट जरूर देना है, ताकि जो उन लोगों को हम कई बरसों से आजमाते चले आ रहे हैं, एक दफा अगर इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि वो इन तमाम चीजों को बदलेंगे, मुल्क के हालात बेहतर करेंगे। ठीक है, और इसका सही अंदाजा, जो सही सिचुएशन है वो 11 मई को सामने आएगी। बहुत शुक्रिया
ज़िशान बख्श आपका। देखिए, बात यह कि ज़िशान जो बात कर रहे हैं, एक आम तौर ये था कि शायद तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान की कुव्वत लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में है, लेकिन अगर लाहौर से बाहर भी यही कैफियत है तो बात यह कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो मौजूदा जो सिस्टम चल रहा था उस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली चाहते हैं। लेकिन सियासी तब्दीली शाजिया मैं समझता हूं कि इसी तरह मौसर होगी कि वो वोट का इस्तेमाल करें और वोट की कुव्वत के जरिए जो आने वाली तब्दीली है वही कारगर हो सकती है। इमरान खान कहते हैं करप्शन का कैंसर वो खत्म करेंगे, 500 लोगों की उन्होंने लिस्ट बना दी। आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो करप्शन कर चुके हैं, इसमें मुलव्वस थे, उन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने तो आने की इजाजत दे दी, अगली जो हुकूमत है वो उनको पकड़ने में कामयाब होगी? देखिए, पहली बात तो ये, करप्शन अगर वो खत्म करने का कोई एक सिलसिला शुरू भी करते हैं तो पहले तो उन्हें पावर में आना बड़ा जरूरी है। हाँ। और फिर पावर में आ भी जाते हैं तो उसके बाद वो देखेंगे कि करप्शन के बारे में बड़े मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के। मसलन मैं आपको एक बात बताऊं करप्शन की, कि पाकिस्तान का जो प्लानिंग कमीशन है इसका कहना यह है कि पाकिस्तान की 73% वर्क फोर्स ब्लैक इकॉनमी में काम करती है। ये इतना आसान काम नहीं है कि जी एक आदमी था वो करप्शन रिश्वत लेता था, उसको पुलिस पकड़ के लेगी। एक मुल्क है, एक रियासत है, एक निज़ाम है, और इस निज़ाम में ये करप्शन कहाँ कहाँ सराहियत कर चुकी है। यहाँ पे मैं जिस तरह कहते हैं ना, इसका कुछ होम्योपैथिक तरीका इलाज नहीं है, एक बड़ी सर्जरी इसके लिए दरकार है, फंडामेंटल चेंजेस दरकार है। और तकलीफ दे बात यह है, जिस तरह सलमान गनी साहब ने कहा और बड़ा दुरुस्त कहा, भी अपनी स्टोरी पे भी ये आएंगे, कि ये छोटा सा एक टेस्ट था कि भाई ये लोग जो पकड़ ले हमें। पीपल्स पार्टी जिसके दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई, अगर दोबारा इक्तदार में आते हैं तो ये करप्शन दोबारा खत्म नहीं, इसको भी छोड़ दें, आप इसको भी छोड़ दें कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये स्टोरी हम यहां कर चुके हैं, एफबीआर को जो कुछ भेजा इनके बारे में, आधे लोगों के उसमें शनाख्ती कार्ड के नंबर नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उन्होंने जो आधे आए, जो वापस आए, और जिनमें से 158 लोगों को रोकने की बात की गई, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक नहीं पहुंचे। तो भाई इस जगह पे तो हम इन सब लोगों को अंदर लेके आ गए। अब इन्हीं में से कोई ना कोई यही आगे आएंगे ना, तो आई थिंक इट्स नॉट इजी। और इसके साथ एक बात और भी कपल कर लें, जिस तरह मैं अभी अपनी स्टोरी पे आऊंगा, ये जब आप अगला बजट बनाएंगे और जब इस सारी करप्शन का और इस सारे करप्शन पे मबनी निजाम का बोझ आप आवाम पे ट्रांसफर करेंगे, तो फिर ये इलेक्शन जो है वो कितनी देर सस्टेनेबल रहते हैं, क्या क्रेडिबिलिटी बनती है, बहुत सी चीजें देखने वाली हैं। शायद ये बात है कि मैं काजी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक आम तअस्सुर पाकिस्तान में ये है कि ये सियासतदान करप्ट है या हुक्मरान टोला जो है वो लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री उठा के देखें तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इनसे ज्यादा करप्ट है। और आप देखें कि जब ये एनआरओ आया है, एनआरओ में सिर्फ 27 सियासतदान थे, उसके अलावा बड़े बड़े जराइम में, करप्शन में, लूट मार में कौन लोग मुलव्वस थे। बात यह कि ये करप्शन का सुल्तान जो है ये इन 5 सालों में नहीं फैला फूला, ये 65 साल एक हिस्ट्री है। और मैं पिछले 20 साल से मैं जर्नलिज्म में हूं, मैंने ये देखा है कि जिस शख्स पे भी आप करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, हमारा अदालती सिस्टम उन्हें छोड़ देता है कि ये इधर से डूबते हैं, उधर से निकल आते हैं, उधर डूबते हैं, इधर से निकल आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इनका असर रसूख इतना बढ़ गया है कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम में देख लें कि ये तमाम लोग। देखिए, इसमें एक छोटी सी बात मैं और करूंगा। देखिए, ये जो आप पिछले दिनों एक टर्म चल रही थी कि जी इलेक्टेबल्स, ये इलेक्टेबल्स कौन है? ये 90% इलेक्टेबल जो है करप्ट हैं और तमाम पार्टीज के अंदर मौजूद हैं। अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। काई साहब ने दुरुस्त कहा कि आपके पास सिस्टम क्या है, आप अपनी पार्टी के अंदर नजर उठा के देखें ना। आप तो कह रहे थे कि हम स्टेटस को तोड़ेंगे, स्टेटस को के लोग भी उनकी पार्टी के अंदर मौजूद है और उनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो माफियाज हैं। बात यह कि बातें करनी बहुत आसान है, ऐलानात करते हैं, दावे करते हैं। इस तरह के दावे इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, इस तरह के दावे खुद बेनजीर भुट्टो साहब भी करती रही हैं। लेकिन आपके पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। और दोनों बड़ी पार्टीज ने एहतसाब कमीशन बनाने की बात की थी करप्ट लोगों के खिलाफ। 5 साल के अंदर आपने तमाम तरमीम कर ली, लेकिन एहतसाब कमीशन क्यों नहीं बन सका? करप्शन पे कंसेंसस है कि कोई बड़ा मुर्गी नहीं पकड़ी जानी। क्यों? इसलिए कि फिर अगर रहमान मलिक ये कहते हैं कि जी ये इन्होंने 3.5 बिलियन रुपीस जो हैं, और फिर वो खत भी लेके आ गए सागदार साहब का हमारे सामने कि जनाब, और वो अव्वल तो उनसे भी हम पूछेंगे आप 5 साल इनको आप प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया। हाँ, और इनसे हम पूछते हैं कि आप बताएं ये क्या है। बात ये है कि ये इन्होंने कोई इलेक्टरल इशू के तौर पर चलाना है कि वो करप्ट है। यहां बहस ही ये रह गई है, हम कम बदनवान हैं, आप ज्यादा हैं। वो कहते हैं नहीं जी आप ज्यादा हैं, हम कम हैं। अब ये का नाम तो वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लेते हैं। ये बातें सिर्फ जलसों तक महदूद रहेगी, अवाम को बताने के लिए। मैं समझता हूं, मैं नहीं कहता कि ये बात जलसों तक महदूद रहेगी। इमरान खान साहब अगर वाकईतन तब्दीली चाहते हैं तो एक सिस्टम बताएं कौम को कि, और ये किस तरह सजाएं होंगी। आपका अदालती सिस्टम मौसर होना चाहिए। शायद ये एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कुछ पिछले 3 माह में होता रहा है
कि खुद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस तरह की स्क्रूटनिंग करेंगे कि दुनिया को पता चलेगा। उस स्क्रूटनिंग के तहत 1000 सादक और अमीन ये सारे जब असेंबलीज के अंदर पहुंचेंगे, मेरा ख्याल फिर पाकिस्तान की तकदीर तो समझ जानी चाहिए। देखिए ना, सारे सादक और अमीन है ना जो जा रहे हैं। ये बहस फिर यही चलेगी ना कि देखें, इमरान खान आखिरी कुशन है, आए पावर में, आए और ठीक करें। हम सबकी ख्वाहिश है कि वो दुरुस्त करें, और लेकिन दूसरी पार्टियां ये बाबर करवा रही है कि ये कुछ नहीं कर सकते, वो स्टेटस को करना चाहते हैं। ये तो हर पार्टी कह रही है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी सियासी तब्दीली का कह रहे हैं, वो भी सियासी तब्दीली का कह रहे हैं। वही बात होगी ना कि सिर्फ जलसों की हद तक ये नारे और ऐलानात महदूद रहेंगे। और भी कह रहे हैं अमली तौर पर हमें क्या नजर आएगा, इस पर हमें देखना है। तो पावर में रही है ना यहाँ पहले, पीपल्स पार्टी भी रही है, पीपल्स पार्टी ने क्या कर लिया, खत्म की यहाँ पे। सही, मुझे ब्रेक लेनी है। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करेंगे खसरे की, जिससे बच्चों की अमवात का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और खसरे से पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 2 बच्चों की अमवात हुई। टीका खान सानी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। टीका खान सानी, बच्चों की अमवात तो रुक नहीं रही हैं, क्या इन्हें अभी तक उस तरह से वैक्सीन नहीं दी जा रही? खासतौर पर ये बताइए, जो तहकीकाती रिपोर्ट आई थी इस हवाले से, निगरान हुकूमत ने उस पर कोई एक्शन लिया? शादिया, यही अफसोसनाक बात है कि निगरान हुकूमत ने सिवाय एक सिफारिश के, जिसमें वजारत नेशनल रेगुलेशंस का नाम तब्दील करके नया नाम रख दिया गया है, इसके अलावा किसी सिफारिश पर अमल नहीं किया। कोई फौजदारी मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। वही उसी तरह EPI के हेड हैं जो तमाम मीटिंग्स अभी तक चेयर कर रहे हैं और तमाम फैसले कर रहे हैं। एक जो उस वक्त के वफाकी वजीर थे वो उसी तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसी भी सिफारिश पे कोई अमल नहीं हुआ। कौन वफाकी वजीर थे उस वक्त? टीका खान सानी, जब सारा स्कैम हुआ? जी, उस वक्त मीर हजार खान बजरानी जो थे वो वफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राब्ता थे, और जो हमारे जराये का कहना है कि उनके दबाव के ऊपर जो है वो EPI के जो बैनुस्सूबाई राब्ता के जो वफाकी सेक्रेटरी हैं उनको ये फैसले करने पड़े। दूसरी तरफ जो एक और पेशरफ्त है कि वजारत खजाना ने जो पैसे दबा रखे हैं, चूंकि एक एमरो रीजन की WHO की टीम ने ये सिफारिश की थी कि फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान में बच्चों को इम्यूनाइज किया जाए, क्योंकि 50% पॉपुलेशन अभी तक। तो वजारत खजाना ने पैसे क्यों दबा रखे हैं, क्यों नहीं जारी किए जा रहे? शादिया, तकरीबन $65 मिलियन की सिफारिश की गई है, जो 6 माह से लेकर 10 साल के बच्चों को, पाकिस्तान के हर 10 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को वैक्सीन की सिफारिश की गई है। इसके लिए $65 मिलियन रिक्वायर्ड थे, जिसके लिए गावी ग्लोबल अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन ने 35 मिलियन की रजामंदी जाहिर की है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए अपनी जो $30 मिलियन है वो अपने अरेंज करे, लेकिन वजारत खजाना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से ये जो अभी अगर आज फंड्स मिलते हैं तो फिर भी जाके ये अगस्त में, सितंबर में जाके अगर सूरत ऐसी रही तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि बच्चों की अमवात का जो सिलसिला है इसको रोका जा सके? बहुत शुक्रिया टीका खान सानी आपका। जी गनी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। जी शाजिया, डॉक्टर तारुल कादरी साहब लाहौर वापस आए हैं और उन्होंने एयरपोर्ट पे अखबारनवीसों से बातचीत करते हुए धरने देने का ऐलान किया इलेक्शन के रोज़, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को करप्ट करार देते हुए उनका कहना था कि चोरों और लटेरों को सबको अहल करार दे दिया गया है। देखिए, डॉक्टर तारुल कादरी ने आज से 2 माह पहले जब एक तहरीक चलाई थी तो मेरी अपनी ज़ाती रिजर्वेशन थी, और उस वक्त पाकिस्तान की अदालत उस्मा और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ये अज़्म जाहिर करता नज़र आ रहा था कि हम उसमें एक बेरहम स्क्रूटनी करेंगे। देखें, ये बात तो उनकी दुरुस्त साबित हुई कि ये सिस्टम जो है, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस इलेक्शन कमीशन पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एतमाद है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को टारगेट नहीं करेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि अब तो इस सारे समल के तहत सादक और अमीन जा रहे हैं असम्बलीज के अंदर, और ये वही लोग हैं, ये इलेक्टेबल्स वही लोग हैं, जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि 90% करप्ट लोग हैं, और अभी आपके पास खसरे के लिए तो पैसे नहीं, और वजारत खजाना वो दबा के बैठी हुई है, और अरबों रुपए के केसेस जो है इन लोगों के मौजूद हैं। और इन्होंने स्क्रूटनिंग क्या की? स्क्रूटनिंग ये थी कि जी बिजली के बिल नहीं दिए, गैस के बिल नहीं दिए। भाई, जिन्होंने बैंकों को लुटाया, जिन्होंने कौमी खजाने को कंगाल किया, उनके गिर्द किसी ने
मैं समझता हूं कि जब तक इनके गिर्द आप नहीं करेंगे, शिकंजा नहीं कसेंगे, पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होगा। और खास तौर पे पाकिस्तान का अदालती सिस्टम, हम कहते हैं जी कि इस अदालत उज़्मा को पाकिस्तान के अवाम की ताईद हासिल है, उन्हें भी ये बताना चाहिए कि कौन कौन से मगरमच्छ हैं आज तक इन्होंने उनको उनके अंजाम पे पहुंचाया। अच्छा देखिए, बातें जितनी वो कर रहे हैं वो उससे आप जो है इख्तलाफ तो नहीं कर सकते। जो वो कादरी साहब का एक उनका नारा है, रियासत बचाओ और सियासत नहीं रियासत बचाओ। इससे पहले एतजाज आसिफ साहब ने नारा लगाया था कि जी रियासत होगी मां के जैसी। अब देख लें जरा, बात यह है कि रियासत को तो बचाएंगे या नहीं, अवाम को बचाएं जो रियासत के हाथों में बेबस हो चुकी है। ये इन्होंने जो मर्ज की तशखीस की है वो ठीक कहा है कि फलां जगह पे दर्द है, फलां 2 नंबर लोग अंदर चले गए। अब इलाज क्या है? इलाज ये है कि आपको रियासत को तश्कील देना पड़ेगा, अवाम के मफाद में रहना पड़ेगा, अवाम के मफाद में तश्कील देना पड़ेगा आपको। जो एक रियासत एक हिस्सा बन गई है कि हम ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी लूट रही है, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं सियासतदान, तो ये जो इस मालकान रियासत है, इसको रियासत को इसके असल मालकान के सुपुर्द करना पड़ेगा। तो फिर उस सूरत में जी साहब आपके पास भी खबर। शाजिया मेरे पास एक दिलचस्प खबर ये है कि तौकीर सादिक साहब की तो हमने बड़ी बातें की। अभी आज मैं खबर सुबह देख रहा था तो पता चला कि तौकीर सादिक साहब को जो बाजियाब करवाने के लिए और वहाँ से रिपोर्ट करवाने के लिए नैब के ऑफिशियल गए थे, उनको भी उनकी अपनी डिपोर्टेशन का खतरा हो गया है। और नैब ने वजारत खारजा को ये खत लिखा है कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो ये इस तरह लगता है जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो चली गई लेकिन उसकी गोश्त जो है वो अभी हमें हॉन्ट कर रही है। और स्टोरी भी यही कह रही है कि ये क्या मामला है, वाई कांट वी इवन उनको हम नैब क्यों नहीं कर सकते, पकड़ क्यों नहीं सकते, जबकि उनकी हुकूमत अब नहीं रही। और क्या ये जो निगरान आए हैं ये क्या ये समझते हैं कि इनका मैंडेट ये नहीं है? साहब आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि उस वक्त मेट्रो बसेस टारगेट थी कि 30 अरब रुपए की मेट्रो बस को टारगेट करते हैं जो आज भी लाहौर के अंदर चलती नजर आ रही है। मैंने कहा था कि ये जो 83 अरब रुपए लूट के लेके गया है, इसके पीछे बड़े सारे लोग थे, इसके पीछे हुकूमत खुद शामिल थी। लिहाजा अब देखें कि जो लोग पकड़ने के लिए गए हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और जब इस मुल्क के अंदर एहतसाबी सिस्टम इस तरह का होगा, मैं समझता हूँ ना किसी की पकड़ हो सकेगी और ना एहतसाब हो सकेगी। अब ये है कि ये 84 अरब रुपए न जाने, इसमें जाहिर है वो सारा तो नहीं, उन्होंने कुछ अपने और भी, वही मैं कह रहा हूं ना, स्टेक होल्डर जो है उन्हें अभी भी बचा रहे हैं। और उन्होंने ये शाजिया एक स्टोरी जो है कल आज के अखबारात में छपी है कि भारतीय इंटेलिजेंस के एक जुम्मेदार ने इंकशाफ किया है सरबजीत सिंह रा का एजेंट था। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का मिशन सौंपकर जिनको भेजा गया था वो वापस आ गया था, ये वापसी पे पकड़ा गया। मैं समझता हूं कि भारत का असल चेहरा ये है कि बात है कि हम 151 मरतबा उनसे मुज़ाकरात कर चुके हैं, आज तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त क्यों नहीं होती कि जब इस तरह के वाक़यात होंगे और ख़ुद भारतीय इंटेलिजेंस का ज़िम्मेदार ये तस्लीम कर रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी करते रहे, दहशतगर्दी करते रहे। और हमारे जो हाई कमिश्नर है उन्होंने ये बात तस्लीम की है, उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात जो है ये मुज़ाकराती अमल को आगे नहीं चला सकते। मैं समझता हूं कि जब तक ये भारत अपने रवैये पे नजरसानी नहीं करेगा तो फिर हमारे वो सियासतदान जो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात की बात करते हैं जिनमें मियां नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं। जी, नवाज शरीफ हो या कोई और हो, बात यह कि जब तक आप भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर और असल इश्यूज पे बैठ के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये मामला ना बेहतर हो सकेंगे ना हम आगे बढ़ सकेंगे। जी शाजिया, मैं बात करूंगा FBR की टैक्स प्रपोजल के हवाले से, मगर इससे पहले मैं ये ज़रा बात कर दूं इंडिया पाकिस्तान का जो मामला है सरबजीत सिंह का और ये जो इशू है। बात ये है कि ये जो मुखासमत है, ना तो ये लड़ाई अफोर्ड करते हैं ना ये दोस्ती अफोर्ड कर सकते हैं। रोज़ाना यहाँ से बहुत से साफियों के जा रहे होते हैं डेलीगेशन और वापस आ रहे होते हैं। ये जाली तरीक़ों से कभी दोस्ती नहीं होती और दोस्ती उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक जो है जो अवामी सतह पे जो मफादात हैं उनमें कोई ना, कारोबार की दोस्ती जो है वो तो ऊपर कारोबारी लोग करेंगे और वो तो सारी दुनिया में करते हैं। उनका हर मुल्क के मास जो है वो उनका बन चुका है। तो ये मेरे ख्याल में सरबजीत के साथ हुआ, मगर मैं तो बार बार ये कहता हूं सनाउल्लाह हक के साथ हुआ। उन्होंने देखे कि क्या फौरी बाद एक वाकया किया और उसने सनाउल्लाह हक को वहां पर टारगेट दोनों तरफ जो है दोनों तरफ देखना चाहिए कि ये क्यों इस तरह से हुआ। मैं तस्दीक करनी थी मियां नवाज शरीफ के जलसों की। जी मियां नवाज शरीफ के असल में ना कुछ देर पहले एक बात हो रही थी, तो नवाज शरीफ साहब आज पेशावर और स्वाबी में जलसों से खिताब करेंगे, वो आज लाहौर में नहीं होंगे। जी अच्छा, ये FBR ने जो अभी प्रपोजल्स दिए हम रोज सुनते आए हैं इनसे जी कि अब जो है हम टैक्स नेट वसी करेंगे लोगों को। टैक्स नेट तो वसी नहीं हुआ, बल्कि आपको याद होगा कि एक टैक्स एमनेस्टी की रिपोर्ट एक लॉ था
जिसमें टैक्स एमनेस्टी दे दी गई, 40,000 रुपया दें और फिर कुछ पैसे कुछ चंद % दे के तो सारी काली मनी स्याह पैसा जो है वो सफ़ेद भी कर लिया। और अब हम वजारत खजाना से ये पूछेंगे किसी दिन कोई नुमाइंदा हमारा अगर आए कि वो हमें ये बताएं कि वो कितने पैसे निकले, रियासत को कितने पैसे मिले, वो तो साफ करके चले गए। और शहबाज शरीफ साहब से जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने उनसे भी पूछा कि भाई आपने भी इसकी मुखालफत नहीं की और इसको जो मनी को जो है वाइड कर दिया। और अब FBR ये कह रहा है कि हम टैक्स लगाएंगे किस पे, सैलरीड क्लास पे। और सैलरीड क्लास पे तब टैक्स लगेगा या फिर गरीब आदमी पे। अगर यही सिलसिला है तो फिर ठीक है, देखेंगे कि आवाम को इस इलेक्शन से क्या मिलता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सलमान गनी साहब और सईद कायसा प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.in पर इजाजत दीजिए।